वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 9 नवंबर 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। आगे बढ़ने से पहले जानकारी है प्रारंभ 4 के बारे में। ये जो आपका फाउंडेशन कोर्स है 2023 के लिए, ये 14 नवंबर से शुरू किया जा रहा है, तो आप इसके पहले इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। कुछ बहुत ही स्पेसिफिक फीचर्स इस बार ऐड भी किए गए हैं तैयारी को थोड़ा और बेटर बनाने के लिए। आप इस बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर मेल भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल एपिस कैरिंजोडियन के बारे में है। ये एक नई स्पीसीज़ है हनी बी की, मतलब मधुमक्खियों की, जिसे वेस्टर्न घाट में हाल फिलहाल में डिस्कवर किया गया है। एंडेमिक होने का मतलब ये है कि ये केवल इसी लोकेशन पे मिलेंगी और कहीं नहीं मिलेंगी। इसे नाम दिया गया है एपिस कैरिंजोडियन। ये एक्चुअली में इंडियन ब्लैक हनी बी का एक कॉमन नाम है। जो एपिस कैरिंजोडियन है, ये हनी बी की एक स्पीसीज़ है जिसे हाल फिलहाल में जो स्पॉट किया गया है, लगभग 200 सालों के गैप के बाद हमने ऐसी कोई स्पीसीज़ खोजी है। जो लास्ट हनी बी डिस्क्राइब की गई थी इंडिया से, उसका नाम एपिस इंडिका रखा गया था और ये डिस्कवरी 1798 में हुई थी। हालांकि अभी तक इसे कोई वैलिड स्पीसीज़ एक्नॉलेज नहीं किया गया है, एक्सेप्ट नहीं किया गया है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो जो एपिस कैरिंजोडियन है, ये एपिस सेरेना मॉर्फोटाइप्स का ही एक इवॉल्व वर्जन है। एक्चुअली में जो एपिस सेरेना है, ये हॉट और ह्यूमिड एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करती थी, लेकिन धीमे धीमे ये इवॉल्व हुए और इन्होंने खुद को एसिमिलेट कर लिया हॉट और ह्यूमिड एनवायरनमेंट के लिए वेस्टर्न घाट के रीजन में। तो ये एक नई स्पीसीज़ बन गई एपिस कैरिंजोडियन। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये आपको सेंट्रल वेस्टर्न घाट में और नीलगिरी से होते हुए आपको सदर्न वेस्टर्न घाट में भी मिल जाएंगे। इस स्पीसीज को IUCN की रेड लिस्ट में नियर थ्रेटेंड कैटेगराइज किया गया है। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं इंडियन ब्लैक हनी बी की, तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी का हनी प्रोड्यूस करते हैं जो थिकर होता है और नए एवेन्यूज इससे खुल जाते हैं भारत में हनी प्रोडक्शन को लेकर। अब हमें एक नई प्रजाति मिल गई है हनी बी की और हम उसको पढ़ रहे हैं। क्या ये सच में काम का है? यूपीएससी क्या सच में इस तरीके के क्वेश्चन पूछती है कि हमें किसी हनी बी के बारे में पढ़ना हो? देखिए, कोई नई स्पीसीज अगर न्यूज़ में आती है तो यूपीएससी उसमें इंटरेस्टेड हो सकती है। उन्होंने पास्ट में इस नेचर के क्वेश्चन पूछे ही हैं। अंडमान से बनाना की एक प्रजाति मिली थी तो उस पर क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था। सिमिलरली अगर हम स्पेसिफिक होकर बी की ही बात कर रहे हैं तो 2012 का ये क्वेश्चन आप उठा के देख लीजिए। यहाँ पे पूछा गया है 3 ऑर्गेनिज्म के बारे में, 2000 बैट, बी और बर्ड। सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन पॉलिनेटिंग एजेंट हैं? सही जवाब, तीनों ही पॉलिनेटिंग एजेंट हैं। ये प्लांट्स की पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो कुल मिला के इस प्रकार के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगर ऐसा कुछ न्यूज़ में है तो आपको स्पेसिफिकली जानना चाहिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रिवर नाइल के बारे में है। नाइल रिवर हाल फिलहाल में थ्रेट्स फेस कर रहा है क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन और ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन की वजह से। इसी रेफरेंस में नाइल रिवर न्यूज़ में आई है। नाइल रिवर जो है ये 6600 किलोमीटर की एक रिवर है जो साउथ से नॉर्थ की ओर ट्रेवल करती है। इसका जो ओरिजिन है वो लेक विक्टोरिया से है। देखिए यहाँ पर लेक विक्टोरिया है और यहाँ से ये जो नाइल रिवर है ये ओरिजिनेट होकर आगे बढ़ती है। जब ये ओरिजिनेट होती है तो एक्चुअली में इसका नाम वाइट नाइल होता है और ये अफ्रीका की लॉन्गेस्ट रिवर है जो युगांडा से होते हुए इजिप्ट तक जाती है। जो रिवर का वाटर बेसिन है वो लगभग कॉन्टिनेंट का, हम पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, 10% कवर कर लेता है। रिवर बेसिन का मतलब होता है जहाँ जहाँ से पानी इस रिवर में आता है। आप नॉर्मल बेसिन भी जानते हो ना, बेसिन में आप कहीं भी पानी गिराओ लेकिन वो एक सेंट्रल पॉइंट पे जाके इकट्ठा होके फ्लो करता है। सिमिलरली रिवर बेसिन होता है जहाँ जहाँ से उस रिवर में पानी आता है। तो लगभग 11 कंट्रीज इसके रिवर बेसिन में कवर हो जाती हैं और 10% अफ्रीका के कॉन्टिनेंट का पूरा एरिया कवर हो जाता है। इसकी 3 मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, 2000 वाइट नाइल, ब्लू नाइल और अतबारा। इसके पहले कि ये मेडिटेरेनियन सी में गिरे, ये 2 रिवर्स में स्प्लिट हो जाती है। एक तो इसकी वेस्टर्न ब्रांच होती है, जो इसकी वेस्टर्न ब्रांच है इसे रोजेटा ब्रांच कहा जाता है और जो इसकी ईस्टर्न ब्रांच है उसे डेमेटा कहा जाता है। थ्रेड्स की बात करते हैं तो मिलियंस ऑफ अफ्रीकन्स डिपेंडेंट हैं इस रिवर के ऊपर, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग और जो ओवर यूज़ किया जा रहा है इस रिवर का, ये इसके पानी को थ्रेट पहुंचा रहा है और अब ये रिवर स्ट्रेन फेस कर रही है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि IPCC की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो नाइल डेल्टा है वो दुनिया के 3 ऐसे रीजन्स में से है जो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं और यहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है।
हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो पोलावरम प्रोजेक्ट के बारे में है। दिसंबर एंड, याद रखिएगा, दिसंबर एंड डेडलाइन फिक्स की गई है। पोलावरम प्रोजेक्ट में जो भी डिस्प्लेस्ड फैमिलीज हैं उनके रिहैबिलिटेशन के लिए। देखिए होता क्या है कि जब भी आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगाते हैं जिसमें आप कोई डैम बना रहे हों, तो ये रिवर है, जब आप यहाँ पे डैम बना देंगे तो इसके पूरे इस एरिया में पानी भर जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे होंगे, तो इनको फिर रिहैबिलिटेट करना होगा आपको किसी अन्य लोकेशन पे। तो इसके पहले कि आप डैम बनाएं, आपको रिहैबिलिटेशन का काम कंप्लीट करना होगा, बिकॉज ह्यूमन लाइफ मैटर्स। बैकग्राउंड की बात करते हैं तो जो पोलावरम प्रोजेक्ट है, इसे गोदावरी कृष्णा लिंक के तौर पर, जो रिवर्स की इंटरलिंकिंग का प्रोजेक्ट है, उसी के तौर पे डेवलप किया जा रहा है। अगर मैं साफ शब्दों में सीधा सीधा कहूँ तो गोदावरी और कृष्णा नदी को लिंक करने का जो प्रोजेक्ट है उसे ही कहा जाता है पोलावरम प्रोजेक्ट, जो अभी चल रहा है। यहाँ पर मैप में देखिए, ये नदी है गोदावरी और ये है कृष्णा। तो आंध्र प्रदेश के रीजन में इन दोनों रिवर्स को हम कनेक्ट कर रहे हैं, और इनको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर जो ये प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है, यही पोलावरम प्रोजेक्ट है। इसमें यहाँ पर हम एक बराज बना देंगे और एक बराज हम यहाँ पे बना देंगे, तो पानी को यहाँ पे रोक के इधर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो देखिए, ये आंध्र प्रदेश का पूरा एरिया है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये गोदावरी नदी है, और ये जो नदी है वो है कृष्णा नदी। तो गोदावरी नदी से जो पानी है उसे हम कृष्णा नदी में लेकर आएंगे। यही है पूरा पोलावरम प्रोजेक्ट। तो इतना तो मामला आपको समझ में आ ही गया है। तो इसमें देखिए, गोदावरी नदी से कृष्णा नदी के रिवर बेसिन में हम जो सरप्लस वाटर है उसको लेके आएंगे। तो पानी कहाँ से आएगा? गोदावरी नदी से। कहाँ पे जाएगा? कृष्णा रिवर बेसिन में। 2014 में आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो आया, उसमें जो पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट है उसे एक नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा भी दे दिया गया। फर्दर जो पोलावरम प्रोजेक्ट अथॉरिटी है उन्हें कॉन्स्टिट्यूट किया गया ताकि वो इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर सकें। पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है गोदावरी नदी के ऊपर, जो कि आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी और ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इस प्रोजेक्ट के तहत एक ग्रेविटी डैम भी बनाया जाना है, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ग्रेविटी डैम किसी भी ऐसे डैम को कहा जाता है जिसमें इतना ज़्यादा कंक्रीट और बाकी मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है कि वो अपने आप में बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, और वो अपनी ग्रेविटी यानी कि अपनी वेट की वजह से इतना कैपेबल होता है कि पानी को होल्ड कर सकता है। वो जो उसके साइड कनेक्टिविटी है उस पर डिपेंडेंट नहीं होता। मान लीजिए ये रिवर फ्लो कर रही है यहाँ से, तो एक तो तरीका डैम बनाने का ये हो गया कि यहाँ पर आप एक बढ़िया सा बैरियर क्रिएट करिए और यहाँ पर एक बढ़िया सा बैरियर क्रिएट करिए और यहाँ पर एक डैम बना के इसको इस बैरियर से कनेक्ट कर दीजिए। तो ये जो बैरियर है ये इस डैम को सपोर्ट दे रहा है और तब ये पानी को रोक पा रहा है। लेकिन ग्रेविटी डैम में ऐसा नहीं होता है। ग्रेविटी डैम में उस डैम की अपनी खुद की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो पानी को होल्ड कर लेते हैं, ये ज़्यादा सस्टेनेबल होते हैं। तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन है गोदावरी नदी के ऊपर पोलावरम मंडल में, वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में। जो बैक वाटर्स होंगे, जब आप कोई डैम बनाते हो तो उसके पीछे बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड बैक वाटर ऑफ एनी डैम। ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा स्टेट का बहुत बड़ा हिस्सा कवर कर लेगा, और इसीलिए हमें रिहैबिलिटेशन की जरूरत पड़ेगी वहां पर जो भी लोग रह रहे हैं उनके लिए। जो इरिगेशन, हाइड्रो पावर और ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी की नीड है ईस्ट गोदावरी, विशाखापट्टनम, वेस्ट गोदावरी और कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में, उसकी नीड को पूरा कर पाएगा ये पोलावरम प्रोजेक्ट। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो ईपीएफओ पेंशन स्कीम के बारे में है। हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने एम्प्लॉयज पेंशन अमेंडमेंट स्कीम 2014 को अपहेल्ड कर दिया है। इसके प्रावधानों को इसके पहले केरला के हाई कोर्ट ने स्टक डाउन करके इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो अमेंडमेंट किया गया है वो सही है। ये स्कीम एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की है, और अब इसके जो भी प्रावधान हैं, एक दो को छोड़कर उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, बाकी सबको लीगल और वैलिड डिक्लेयर कर दिया गया है। मैं आपको बता देता हूं कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 में लाया गया था, और जब ओरिजिनली इसको लाया गया था तो इसमें किसी भी एम्प्लॉय को पेंशन देने का प्रावधान नहीं था। सिंपल सा मैकेनिज्म ये था कि आप कहीं पे काम कर रहे हो और आपकी सैलरी 5,000 रुपये से कम है, शुरू की बात कर रहा हूँ, अभी तो ये 15,000 हो गया, 5 से 6.5 हुआ था, फिर 15 हुआ था। तो आपकी सैलरी 5,000 से कम है तो थोड़ा सा पैसा आपसे काट लेंगे और थोड़ा सा पैसा सरकार, जो एम्प्लॉयर हैं, वो अपनी ओर से ऐड कर देंगे। उस पैसे को इकट्ठा रख दिया जाएगा, जब आप रिटायर होने लगेंगे या आप जॉब छोड़ेंगे और आप इस स्कीम के बाहर जाएंगे तो वो पैसा आपको मिल जाएगा। तो एक सिक्योरिटी बन जाती है ना क्राइसिस के समय के लिए। तो शुरू में तो प्लान यही था, शुरू में ऐसा कोई प्लान नहीं था कि हाँ जो पैसा इकट्ठा होगा उसमें से कुछ पैसा बचा के हम आपको पेंशन भी देंगे। लेकिन 1995 में इस जो एक्ट का प्रोविजन था उसमें अमेंडमेंट किया गया और इसमें पेंशन का प्रावधान कर दिया गया। जो स्कीम है जिसे ईपीएफओ एडमिनिस्टर करता है, उसमें कोई भी व्यक्ति 58 ईयर्स की एज के बाद
पेंशन अटेन कर सकता है। अब इसमें मामला क्या होता है, देखिए अभी जो कैप है वो 15,000 के नीचे का है। 15,000 के नीचे जो कोई भी हैं उनके लिए ईपीएफओ की ये स्कीम कंपलसरी है। ऐसा नहीं कि ये स्कीम 15,000 के ऊपर की सैलरी पाने वाले लोगों के लिए नहीं है, बट उनके लिए वॉलंटरी है। वो चाहें तो इस स्कीम का फायदा उठाएं और ना चाहें तो ना उठाएं। लेकिन जो 15,000 से कम सैलरी पाते हैं उन्हें इस स्कीम का हिस्सा बनना ही होगा, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि उनको सोशल सिक्योरिटी रहे। आपकी सारी सैलरी निकल जाएगी तो आप सारा खर्चा कर दोगे, थोड़ी सी सेविंग वहाँ हो जाएगी गवर्नमेंट की किसी स्कीम के थ्रू, तो आपके पैसे बचे रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है कि सपोज करिए कि आपकी जो सैलरी है वो 15,000 रुपये है, क्योंकि इसके ऊपर भी वॉलंटरी हो जाता है, तो 12% आपकी सैलरी में से जो पैसा है वो काट लिया जाएगा, और 12% जो पैसा है वो आपका एम्प्लॉयर, जिस कंपनी में आप काम करते हैं, वो कंट्रीब्यूट करेंगे। अब जो 12% आप अपना पैसा दे रहे हो वो तो सीधे सीधे जमा हो जाएगा, तो कुल मिला के 24% अमाउंट आपकी सैलरी का अभी इकट्ठा हो गया है। अब ये जो 12% आपके एम्प्लॉयर पे कर रहे हैं ना, इसमें आप दो हिस्से डिवाइड करो। एक तो हो जाएगा हिस्सा दैट विल बी 8.33%, ठीक है, और जो दूसरा हिस्सा होगा दैट विल बी 3.67%। दोनों को ऐड कर दोगे तो 12% हो जाएगा। तो ये जो आपका 3.67% का अमाउंट है ये चला जाएगा पेंशन स्कीम में। मतलब ये जो पैसा इकट्ठा होगा इसी की मदद से जब आपकी एज 58 या उसके अबव हो जाएगी तो आपको पेंशन मिलेगा, और बाकी आपका 12% और आपके एम्प्लॉयर का 8.33% इसको हम ऐड कर देंगे, और जब आप रिटायर हो जाओगे तो ये पैसा आपको इकट्ठे दे दिया जाता है, जिसका आप इस्तेमाल किसी पर्पज से कर सकते हो। कुल मिला के जो एक एम्प्लॉई है वो इस स्कीम में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करता, अपनी पेंशन के लिए वो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करता, क्योंकि उसका 12% तो सीधा इकट्ठा रख दिया जाता है। जो एम्प्लॉयर का 12% होता है उसमें से 8.33% ईपीएफ कंट्रीब्यूशन में जाता है, 3.67% हम निकाल के डाल देते हैं पेंशन के लिए। यहां पर जो पेंशन स्कीम होती है ये 3.67% पर ही केवल डिपेंडेंट नहीं होती, बल्कि सरकार भी इसमें अपनी ओर से 1.67% कंट्रीब्यूट कर देती है। तो 3.61% एम्प्लॉयर का, 1.16, इसे 67 मत करिएगा, 1.16% है, ठीक है। 1.16% जो है वो गवर्नमेंट अपनी ओर से डाल देती है, तो इसको ऐड करके पेंशन दे दी जाती है। और जो 12% और 8.33% आपका इकट्ठा हुआ है ना, इस पे गवर्नमेंट मतलब ईपीएफओ जो पैसे इकट्ठा करेगा उसे वो कहीं इन्वेस्ट करेगा, तो वो हर साल अनाउंस करते हैं कि वो आपको इस पैसे पे कितना इंटरेस्ट देने वाले हैं। इन जनरल ये इंटरेस्ट या तो 8% का होता है या 8.5% का होता है। लास्ट टाइम उन्होंने इसको 8.5% पेंशन, ये जो आपका पैसा है उस पर ब्याज देने का वादा किया था। तो ये तो मामला हो गया, मतलब 12% आपका, 12% एम्प्लॉयर का, आपका पैसा सेफ, एम्प्लॉयर का पैसा दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, 8.33% और 3.67%। 8.33% इकट्ठा हो जाएगा 12% के साथ, इस पर मिलेगा आपको ब्याज और लास्ट में पैसा मिलेगा इकट्ठा। जो 3.61% है इसमें 1.16% सरकार अपना भी जोड़ देगी और इसी पैसे को इकट्ठा करके आपको दे दी जाएगी पेंशन। तो ये पूरा मामला है, ऐसे काम करता है ये पूरा सिस्टम। देखिए पहले जब ये शुरू में स्कीम आई थी तो इसमें 5,000 रुपए ही दिए जाते थे, मतलब 5,000 रुपए मैक्सिमम लिमिट थी। 5,000 के ऊपर आपकी सैलरी है तो आप इस स्कीम को कंपलसरी नहीं है कि लो। बाद में इसको बढ़ा के 6,500 किया गया, और अभी जो अमेंडमेंट किया गया 2014 में, उसमें बोला गया कि जो लिमिट होगी, मैक्सिमम लिमिट इसको कंपलसरी एक्सेस करने की, वो 6,500 नहीं बल्कि 15,000 होगी। इसमें यह भी कहा गया कि अब जो भी लोग इसके लिए एलिजिबल हैं वो 1 सितंबर 2014 के पहले, मतलब ये जब स्कीम आई तो 6 महीने तक इस नई स्कीम का हिस्सा बन सकते हैं। इसमें एक प्रावधान ये भी किया गया, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसा जरूरी नहीं कि आप इस पेंशन स्कीम का फायदा तभी लें जब आपकी सैलरी 15,000 से कम है, ज्यादा है तो वॉलंटरी हो जाता है, बस इतना मामला है। तो कहा गया कि जिनकी सैलरी 15,000 से ज्यादा है उन्हें 1.16% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तब वो इस पेंशन स्कीम का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये तो 2014 का अमेंडमेंट था। बाकी सारे अमेंडमेंट के प्रावधानों को तो सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया, दो में चेंजेस कर दिए। जैसे कई सारे ऐसे लोग थे जिनको कंफ्यूजन थी, उन्हें क्लियर नहीं हो रहा था कि वो इस नई स्कीम को फॉलो करें या ना करें, तो 6 महीने का टाइम गैप बीत गया और उन्होंने इस नई स्कीम को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो हो गए बाहर। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2014 में ये जो प्रावधान था, पहली बात तो जो सैलरी थ्रेशोल्ड वाला था कि जिनकी सैलरी 15,000 के ऊपर है उन्हें 1.16% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, इसको काट दिया। और दूसरा ये बोला कि जो 6 महीने का कैप दिया गया था उसमें जो लोग नहीं कर पाए उन्हें 4 महीने का समय अब और दे रहे हैं, आप इस नई वाली स्कीम को ज्वाइन कर लो। तो दो चीजें अभी इसमें नई ऐड की गई हैं, बाकी पुरानी जो अमेंडमेंट था 2014 का उसको ज्यों का त्यों अपहेल्ड कर दिया गया है बिना किसी चेंज के। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो युग पुरुष राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में है। अभी 1 साल का लंबा सेलिब्रेशन चलेगा उनकी 250th बर्थ एनिवर्सरी के लिए। राजा राम मोहन रॉय के बारे में आप जानते रहिए, बिकॉज अगर कोई कन्वेंशनल टॉपिक न्यूज में आता है तो उस पर क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि एक बार तानसेन के ऊपर एक आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में और द हिंदू में भी आया था,
और उसके बाद उसके ऊपर यूपीएससी ने तानसेन के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। तो जो क्वेश्चन आया था तानसेन के ऊपर वो तो कन्वेंशनल क्वेश्चन था, लेकिन वो आया इसलिए था बिकॉज उस पर आर्टिकल था द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में। मतलब अगर कोई कन्वेंशनल टॉपिक न्यूज़ में है तो आप बिल्कुल रिलैक्स मत हो जाओ कि अरे ये तो हिस्ट्री का कन्वेंशनल टॉपिक है, हमें क्या करना है, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। और बहुत सारे हिस्ट्री के टॉपिक और कन्वेंशनल टॉपिक भी न्यूज़ में आते रहते हैं, हम तो डिस्कस करते ही हैं। देखिए मई 22 1772 को राधानगर वेस्ट बंगाल में राजा राम मोहन रॉय जी का जन्म हुआ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलीजियस, सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्मर रहे इंडिया के। इन्हें फादर ऑफ इंडियन रेनेसा भी कहा जाता है बिकॉज इंडिया में जो एनलाइटनमेंट है, जो रीजन है, उसको इंपॉर्टेंस देने का काम इन्होंने ही किया। इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो रहा वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट इल प्रैक्टिस को दूर करने का था, दैट वाज अबॉलिशन ऑफ सती। इन्होंने विलियम बेंटिक को परसुएड किया कि वो लॉ बनाएं और सती को अबॉलिश करें, और ये काम 1829 में विलियम बेंटिक के द्वारा कर दिया गया। अब मन में अक्सर एक सवाल आता है कि अगर पूछा जाए कि सती का अबॉलिशन किसने किया, तो जवाब क्या होगा, राजा राम मोहन रॉय या फिर विलियम बेंटिक? अगर ऑप्शन में विलियम बेंटिक है तो जवाब विलियम बेंटिक ही होगा, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय कैसे सती अबॉलिश कर सकते हैं? ही वॉज नॉट अ पर्सन इन पावर जो कोई लॉ बना सके। उन्होंने विलियम बेंटिक को परसुएट किया था। लेकिन हाँ, अगर विलियम बेंटिक ऑप्शन में नहीं है और राजा राम मोहन रॉय ऑप्शन में है तो आप इन्हें जरूर से टिक कर दीजिएगा। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में है तो आप विलियम बेंटिक को टिक करेंगे, राजा राम मोहन रॉय को नहीं। ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू रिचुअल्स थे उनको अपोज किया, आइडल वर्शिप का विरोध किया। ये मोनोथिज्म के सपोर्टर थे। इनका ये मानना था कि ईश्वर केवल एक ही है, क्योंकि उस समय या अभी भी आप देखें तो इंडिया में हिंदुज्म में पॉलीथिज्म का प्रचलन है, हम एक से अधिक देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इन्होंने मोनोथिज्म को प्रीच किया था। 1814 में राजा राम मोहन रॉय जी ने आत्मीय सभा को स्टैब्लिश किया। ये एक फिलोसॉफिकल डिस्कशन सर्कल था। ऐसा था कि कुछ लोग इकट्ठा होंगे और जो मोनोथिस्टिक हिंदू वेदांतिज्म है कि ईश्वर केवल एक ही है, उस पर ही सभी लोग बैठ के बातचीत करेंगे और डिबेट डिस्कशन करेंगे। 1828 में ब्रह्मो समाज को स्टैब्लिश किया गया, जहां पे इन्हें मदद मिली देवेंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा, और इनके जाने के बाद ब्रह्मो समाज को देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने ही संभाला। इनका जो एक वर्क है, किताब है तोहफात अल मुआहिदी, इसका मतलब होता है अ गिफ्ट टू मोनोथिज्म, एकेश्वरवादियों के लिए एक तोहफा, ये इसका टाइटल है हिंदी में। यहां पर उन्होंने जो रीजन इन रिलीजन है, मतलब रिलीजन को आप रीजन के बेसिक पे, लॉजिक के बेसिस पर समझे, उसे सपोर्ट किया और रिचुअलिज्म को अपोज किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी किताब द इंडिया स्ट्रगल में उन्हें द अपोस्टल ऑफ अ रिलीजियस रिवाइवल इन इंडिया कहा। मतलब वो इंडिया में रिलीजियस रिवाइवल के लिए एक देवदूत थे। देखिए, जब हम राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में बात कर रहे हैं तो एक और व्यक्ति हैं जिन्हें आंध्रा के राजा राम मोहन रॉय के तौर पे जाना जाता है, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। उनका नाम है कांदुकुरी वीर सालिंगम। कांदुकुरी वीर सालिंगम जी एक एमिनेंट सोशल रिफॉर्मर रहे, और यही कारण है कि उन्हें आंध्रा के राजा राम मोहन रॉय के तौर पे जाना जाता है। इनका जन्म 1848 में हुआ था राजा मुद्री में, आंध्र प्रदेश में। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एडवोकेट थे विडो रिमैरिज के, और चाहते थे कि वुमेन एजुकेशन को एम्पावर किया जाए। ये डाउरी, कास्ट सिस्टम और चाइल्ड मैरिज की खिलाफत करते थे। इन्होंने ब्रह्मो समाज की तर्ज पर पहला ब्रह्मो समाज मंदिर आंध्र प्रदेश में, आंध्रा का जो रीजन था राजा मुंद्री का, वहाँ पे 1887 में स्टैब्लिश किया था। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हट के बारे में है। हर ट्राइबल कम्युनिटी एक स्पेसिफिक टाइप की हट यानी कि झोपड़ी बनाती है। यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटीज़ की जो हेरिटेज है एक स्पेसिफिक टाइप की हट बनाने का, उसे शोकेस करने का प्लान बनाया एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि एनसी के द्वारा। यहाँ पर ये रिक्रिएट कर रहे हैं कई सारी कम्युनिटीज़ के हट्स को अपने अलग अलग सेंटर्स के ऊपर। कौन सी कम्युनिटीज़ पिक की गई हैं ऐसे हट्स के डेवलपमेंट के लिए? उनमें शामिल हैं जारवा। जारवा एक इंडिजीनियस कम्युनिटी है जो अंडमान आइलैंड में इंडिया में पाई जाती है। ये आपको साउथ अंडमान और मिडिल अंडमान आइलैंड में मिल जाएंगे। इस मैप को देखिए, ये जो हिस्सा है ये है साउथ अंडमान का, और ये जो हिस्सा है ये है मिडिल अंडमान का। यहाँ पर देखिए, ये नॉर्थ अंडमान है, ये मिडिल अंडमान है। तो ये जो मिडिल अंडमान का रीजन है और ये जो पूरा रीजन है, यहाँ पर आपको मिलेंगे जारवा इस पूरे एरिया में। अगर आप इस मैप को देख रहे हो उस रेफरेंस में मैं आपको बता रहा हूँ। जो ट्रेडिशनल जारवा हट है उसे चड्डा कहा जाता है। दूसरी जो हट पिक की गई है दैट इज ऑफ सोमपेन या शोमपेन। ये इंडिजिनियस लोग हैं जो आपको ग्रेट निकोबार आइलैंड में मिलते हैं। ये भी अंडमान एंड निकोबार का पार्ट है। ग्रेट निकोबार आइलैंड देखिए यहाँ पर है, ये पूरे आइलैंड्स निकोबार के हैं, ये वाले पूरे, और यहाँ पर है ग्रेट निकोबार। तो यहाँ पर आपको शोमपेन मिलेंगे। ठीक है, जारवा और शोमपेन ये दोनों ही कम्युनिटीज़ पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में आते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में इनका बसेरा है। अगर आप शोमपेन की बात करेंगे तो इनकी पॉपुलेशन तो 300 से भी कम बची है, जबकि जारवा ट्राइब्स
500 की संख्या में बचे हुए हैं। बात करते हैं खासीस के बारे में। खासी मेघालय का एक एथनिक ग्रुप है जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में आपको मिलेगा। ये जहाँ रहते हैं वो आसाम के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, कुछ हिस्सा बांग्लादेश के साथ भी। देखिए ये इंडिया है और इंडिया में यहाँ पर है मेघालय। मेघालय में देखिए 3 हिल्स पाई जाती हैं और वैसी ही 3 कम्युनिटीज़ पाई जाती हैं। इन हिल्स के नाम इन कम्युनिटीज़ के नाम के ऊपर ही रखे गए हैं और यहाँ पर जितने भी आपको डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे वो इन्हीं ट्राइब्स या हिल्स के नाम पर डिवाइडेड हैं, हिल्स के नाम पर डिवाइडेड हैं। जैसे 3 हिल्स हैं, गारो, देन खासी और उसके बाद जयंतिया। ठीक है, तो जयंतिया। फर्दर आपको 5 डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे गारो पे, 3 मिलेंगे खासी पे, 2 मिलेंगे जयंतिया पे और 1 एक्स्ट्रा मिलेगा, बस इतनी ही है यहाँ पे। जैसे गारो पर जो भी यहाँ पर देखिए डिस्ट्रिक्ट हैं, साउथ वेस्ट गारो हिल, वेस्ट गारो हिल, नॉर्थ गारो हिल, ईस्ट गारो हिल और साउथ गारो हिल। खासी पे 3 बोला था तो वेस्ट खासी हिल, साउथ खासी हिल और ईस्ट खासी हिल। जयंतिया पे 2 बोला था तो वेस्ट जयंतिया हिल और ईस्ट जयंतिया हिल। एक जो एक्स्ट्रा है दैट इज रीभुई। तो ये पूरा एरिया है। अभी जो हम बात कर रहे हैं इन जनरल वो हम बात कर रहे हैं खासीस के बारे में। तो ये पूरा एरिया मतलब मेघालय के सेंटर में ये जो एरिया आपको मिलता है ये खासीस का एरिया है। ठीक है, तो इन ये जो हट्स बनाते हैं उसको भी यहाँ पे शोकेस किया गया। ये पॉपुलेशन है जो आपको मेघालय में मिलती है। ये एस्ट्रो एशियाटिक स्पीकिंग लोग हैं। मैट्रिलिनियल सिस्टम ये फॉलो करते हैं, मतलब जो विमेन होती हैं वो हेड ऑफ द फैमिली होती हैं खासीस में। इसके अलावा डोरला हैं, इन्हें डोरा भी कहा जाता है। ये लोग आपको सेंट्रल इंडिया के बस्तर एरिया में मिलेंगे, मेनली जो दंतेवाड़ा और बीजापुर डिस्ट्रिक्ट है वर्तमान के छत्तीसगढ़ का, वहाँ पे। इसके अलावा बेटा कुरबा, जो बेटा कुरबा है, इसका बेटा का मतलब होता है हिल और कुरबा का मतलब होता है शेफर्ड। बेटा कुरबा एक ही नाम है। हिल में रहने वाले शेफर्ड, ये ट्राइब्स जो हैं वो आपको कर्नाटका के हिली रीजन में मिल जाएंगी और ये नीलगिरी के रीजन में भी आपको मेजरली मिल जाती हैं। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम के बारे में है। अक्सर आप सुनते हो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो पब्लिक है यानी कि गवर्नमेंट ये भी पैसा लगाती है, प्राइवेट भी पैसा लगाता है, प्राइवेट कंपनीज वगैरह। तो जो पब्लिक पैसा यानी कि गवर्नमेंट पैसा लगाती है वो कैसे लगाती है, ये सवाल है ना। एक्चुअली में पब्लिक की ओर से यानी कि गवर्नमेंट की ओर से जो पैसा लगता है, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पब्लिक का मतलब है, वो एक फंड में से जाता है। उसी फंड को कहा जाता है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड और इसकी एक प्रॉपर स्कीम होती है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी इस स्कीम को नोटिफाई किया है, जिसमें समय समय पर बताया जाता है कि कितना फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इस स्कीम के माध्यम से खर्च किया जाएगा। तो IIPDF स्कीम को 2007 में शुरू किया गया था सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तौर पे। 2022-23 से 24-25 के लिए इनके पास 150 करोड़ रुपए हैं जो ये इन्वेस्ट करेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले प्रोजेक्ट पर। जो स्पॉन्सरिंग अथॉरिटीज होंगी उन्हें भी पैसा खर्च करना होता है। तो जो एक प्राइवेट कंपनी है जो पैसा इसमें डालने वाली है उसे 25% पैसे लगाने होंगे और 75% सरकार डाल देती है अपनी ओर से इस फंड की मदद से। बाद में जब प्रोजेक्ट बन जाता है तो कंपनी को बाकी का ये पैसा जो उन्होंने सरकार की ओर से लिया है उसे वापस से पे करना पड़ता है। ये एक तरीके से बिना किसी इंटरेस्ट के मिलने वाला लोन होता है जो उन्हें बाद में पे कर देना होता है। रिविजन कर लेते हैं। आपिस कैरिंजोडियन ये ग्रेट निकोबार आइलैंड में खोजा गया। शुद्ध रूप से गलत। पोलावरा प्रोजेक्ट, इसमें हम सरप्लस वाटर गोदावरी से कृष्णा रिवर बेसिन में लेके जाएंगे, ये बात सही है। राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने सती को अबॉलिश करने में बहुत मेजर रोल प्ले किया, सही बात है। खासी पीपल ये पैट्रिलिनियल सिस्टम फॉलो करते हैं, गलत है। यहाँ पे विमेन हेड ऑफ द फैमिली होती हैं। IIPDF स्कीम इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, एकदम गलत है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। PDF आपको मिलेगी ओनली IAS के टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ तक आप इस QR कोड को स्कैन करके भी जा सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच।